तो फाइनली हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नाम है उसका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करती है उन ऑब्जेक्ट से, उन चीजों से जो कि फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे पहले लिख देता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स, MECHANICS। ठीक है ना, तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है फ्लूइड और दूसरा है मैकेनिक्स। फ्लूइड मतलब कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है ना उसको हम क्या बोलते हैं फ्लूइड। तो मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं एनीथिंग which can flow is considered as fluid। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, वाटर फ्लो कर सकता है, बिल्कुल सर फ्लो कर सकता है। ठीक है ना, अच्छा विंड एक फ्लूइड है कि नहीं है? बोल हाँ बिल्कुल है, बाय डेफिनेशन अगर जाओ तो फ्लूइड है वो। क्यों? क्योंकि वो फ्लो कर सकती है। तो जो विंड जो है ना वो भी एक फ्लूइड ही है। ठीक है, और मैकेनिक्स जो होता है ना, मैकेनिक्स होती है उसी की स्टडी। किसकी स्टडी? जो ये जो फ्लूइड जो है ना इसके ऊपर होने वाले फोर्सेस, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, इससे होने वाली जो चेंजेस हैं, ठीक है ना, इससे होने वाली जो भी आगे जाकर की जो भी चीजें जो हम पढ़ेंगे ना, ये सारी की सारी मैकेनिक्स के अंदर ही आती है। ठीक है, तो मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स होती है फ्लूइड की स्टडी। ठीक है ना, विद प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल वे मतलब कि कुछ हमने प्रेशर को कंसीडर कर लिया, कुछ डेंसिटी को कंसीडर कर लिया, अब थ्रस्ट को कंसीडर कर लिया, बाउंसी को कंसीडर कर लिया, वो देखिए सर ठीक है, ये सभी आगे जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल प्रेशर, डेंसिटी, इन सभी को कंसीडर करके जो हमने जो चीज निकाली वो हमारे पास क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, हम सॉलिड्स में क्या पढ़ते थे? देखो सॉलिड्स में हम पढ़ते थे फोर्सेस के बारे में। ठीक है ना, वैसे ही हम फ्लूइड्स में प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड्स में हम पढ़ते थे मासेस के बारे में, यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डेंसिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 देखो आपने, फटाफट अपना मॉड्यूल निकालो और क्वेश्चन नंबर 58 देखो। क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास ये बोलता है, देखो जल्दी फटाफट पढ़ो। डैश एंड डैश आर डैश प्ले द सेम रोल इन केस ऑफ द फ्लूइड एज फोर्स एंड द मासेस प्ले इन केस ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो मतलब कि फ्लूइड के केसेस में क्या बताया मैंने? प्रेशर, जो जो आपके पास प्रेशर जो होता है सॉलिड के केस में क्या था? फोर्स। ठीक है ना, इसके केस में फ्लूइड के केस में डेंसिटी है और उसके केसेस में क्या था? मासेस था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास। ठीक है ना, अच्छा अब अगला, अब देखो अब ऐसा है कि जो फ्लूइड की जो स्टडी जो है ना, ठीक है ना, वो दो तरीके से हो सकती है। ठीक है ना, एक होती है फ्लूइड स्टैटिक्स और एक होती है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है ना, अब बोलेंगे सर ये क्या होती है फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक्स? फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा होता है फ्लूइड डायनामिक्स। स्टैटिक्स से मतलब समझते हैं? स्टैटिक्स मतलब कि जो चीज रुकी हुई है, कोई भी चीज जो रुकी हुई है उसके ऊपर जो स्टडी की जाएगी वो आगे आएगी आपकी फ्लूइड स्टैटिक्स में। और अगर उसी फ्लूइड को अगर आप मोशन में लेकर के आगे और मोशन करते करते उसकी स्टडी की जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो नीचे एक नोट डाल के लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स is the study of fluid at rest and fluid dynamics is the study of fluid at motion। ठीक है, चल गया इतना पता। अब देखो अब हम बात करते हैं डेंसिटी की, जो हमने सॉलिड्स में इसमें पढ़ा था, मास में पढ़ा था। ठीक है ना, तो अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं। इसमें डेंसिटी कैसी होती है? डेंसिटी DENSITY, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कोई भी जैसे लिक्विड है, कोई किसी ने आपको बोला कि अच्छा इसकी डेंसिटी बताओ कितनी होगी, तो डेंसिटी किस तरीके से फाइंड करेंगे? कितना मास कितने वॉल्यूम के ऊपर लाई कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है ना वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, इंटेंसिव, INTENSIV, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, इंट्यूसिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मींस which do not depend upon amount of fluid या फिर substance, जो कि डिपेंड नहीं करती अमाउंट के ऊपर। किसके अमाउंट के ऊपर? कोई भी सब्सटेंस उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, वैसे ही जो आपके पास जो मास होते हैं वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस मतलब इसका उल्टा लिख लो, which depend upon amount of substance। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, वाटर की डेंसिटी होती है, मिल्क की डेंसिटी होती है। अब मैं चलो आपको जनरल लाइफ का एग्जांपल देता हूं।
डेंसिटी जो होती है ना वो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स के अब जो कोई सब्सटेंस होता है ना उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, मतलब वो किसी भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक पतीला भर के दूध लिया, जैसे फॉर मान लो कि जैसे एक लोटा भर के, ठीक है ना, एक लोटा भर के मैंने दूध लिया और एक मैंने छोटा सा एक गिलास ले लिया, उतने अमाउंट ऑफ मैंने दूध लिया, क्या डेंसिटी में वेरिएशन आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों आएगा डेंसिटी में वेरिएशन? डेंसिटी तो सेम रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि जितने जितने डेंसिटी उसकी होगी उतनी डेंसिटी उसकी होगी, ठीक है ना, डेंसिटी में वेरिएशन नहीं आती, ठीक है ना। तभी बोलते हैं कि ये जो रहती है ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्या डेंसिटी अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तभी इसका बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं या फिर इंट्रूसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। वैसे ही आपके पास जो मास और जो वॉल्यूम जो होता है ना वो आपके पास वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है, ठीक है ना, और डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास, यूनिट जो होती है उसकी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, और वैसे होती है सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होती है आपके पास दूसरी होती है, अगर सीजीएस में अगर निकालेंगे तो ये होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ये होती है आपके पास डेंसिटी की यूनिट। अच्छा, अब दूसरी बात, डेंसिटी जो होती है ना उसको हम डिनोट से करते हैं, डिनोटेड बाय रो से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात, जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी जो होती है ना, टेंपरेचर को इंक्रीज करने से जो डेंसिटी होती है ना वो घटती है। क्या होती है? डेंसिटी डिक्रीज होती है। टेंपरेचर को इंक्रीज करने से जो डेंसिटी होती है ना वो डिक्रीज होती है। बस इतना याद रखना, क्या पता अगला क्वेश्चन आपके पास ये आ जाए, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेंपरेचर, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या इनवर्स का रिलेशन आपके पास वो शो कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला जो टॉपिक जो आपके पास वो है आपके पास, देखो यूनिट्स में नाम के बता दी, इसकी यूनिट्स क्या लगती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला जो आपके पास जो टॉपिक जो है वो आपके पास है डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है ना। डेंसिटी मैंने बता दी, अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के ऊपर हम आ जाएंगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मैं इसको कट करने लगूं, मैं इसको कट किया, इसको अब मैं मिटाने लगूं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास ये एक कंटेनर है और मेरे पास मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है ना, इन दोनों में अपने अपने एक अलग-अलग फ्लूइड्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। मान लो इसमें ए टाइप का फ्लूइड है, इसमें टाइप है कौन सा, बी टाइप का फ्लूइड है, ठीक है ना। चलिए इतना पता। मान लो इसमें पानी है, उसमें क्या है, रसना है, ठीक है ना। मान लो इसमें रू अफ़ज़ा, इसमें क्या है, पानी, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसमें डेंसिटी ρ1 होगी, इसका मास होगा मास m1 होगा, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम क्या होगा, v1 होगा। वैसे ही इसकी डेंसिटी क्या होगी, ρ2 m2 और v2 होगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर जो होता है ना वो डेंसिटी ऑफ द मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B। चलो तो मैं B से नोट करता हूं, इसका A ये हो जाएगा आपका B और B, ठीक है ना, कन्वीनियंस के जाके, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। अच्छा, दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन, व्हेन मास आर सेम, अगर मास अगर सेम है तो Ma इज इक्वल टू Mb हो जाएगा, इसको हम m से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें पुट कर दो, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर जो आपके पास बनेगा वो आपके पास बनेगा m प्लस m। अच्छा, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम की जगह मास ओवर डेंसिटी लिख दो, ρ1 m अपॉन ρb, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 2m मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से मैंने m कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन रो a प्लस 1 अपॉन रो b, ठीक है। तो m से m कैंसिल कर दिया, मेरे पास क्या बच गया 2 रो a प्लस रो b अपॉन रो a रो b। ये मेरे पास बन गया 2 रो a रो b अपॉन रो a प्लस रो b। तो ये मेरे पास किसका, जो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर किसका बना, जिस टाइम पे मास सेम है, ठीक है। दूसरा, व्हेन वॉल्यूम्स आर सेम, अगर वॉल्यूम अगर सेम हुई तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, तो Va प्लस Va इज इक्वल टू Vb इज इक्वल टू B। इसको इससे कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, Ma प्लस Mb अपॉन Va प्लस Vb। मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं, मैंने वो शुरुआत का उतार दिया। मास की जगह मैं क्या लिखता हूं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ A वॉल्यूम ऑफ A, डेंसिटी ऑफ B वॉल्यूम ऑफ B अपॉन Va प्लस Vb। इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम मेरे पास सेम है, अगर मेरे पास अगर वॉल्यूम सेम है तो मैं इसमें से एक काम करता हूं, ये B कर दिया और ये मैंने दूसरा B कर दिया, यहाँ पे मेरे पास 2B हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास बन गया रो A प्लस रो B अपॉन 2, ठीक है ना। इधर नोट कर लो,
ठीक है ना। तो जब वॉल्यूम जब सेम होंगे तो आपके पास ये बनेगी, जब डेंसिटी जब आपके पास मास जब सेम होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ये है डेंसिटी, इसको लिख लो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, इसके टॉपिक के हिसाब से आप इसको लिख लो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नोट करो, एक फटाफट क्वेश्चन नोट करो, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, when two metals with equal volume, when two metals with equal volume are mixed together, then density of the mixture is, then the density of the mixture is 4 kg per meter cube, 4 kg per meter cube. When equal masses of the same metals are mixed, when equal masses of the same metals are mixed, then the density of the mixture is 3 kg per meter cube. तब डेंसिटी क्या होगी आपके पास, 3 kg per meter cube. Calculate the density of the each metal. कैलकुलेट करो डेंसिटी ऑफ द ईच मेटल। अच्छा, जिस टाइम पे वॉल्यूम सेम है, ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम जब सेम है आपके पास तो डेंसिटी कितनी है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखो वॉल्यूम जब सेम है तो आपके पास मैंने क्या दे के रखा हुआ है, 4 दे के रखा हुआ है, ठीक है। जब डेंसिटी जब सेम है तो मैंने 4 दे के रखा हुआ है, और जब वॉल्यूम जब सेम है, डेंसिटी नहीं सॉरी, जब यहाँ पे आपके पास जब वॉल्यूम जब सेम है तो वॉल्यूम जब सेम है तो 4 दे के रखा हुआ है, और जिस टाइम पे मासेस सेम है तो मैंने कितना दे के रखा हुआ है, 3 दे के रखा हुआ है, 3 दे के रखा हुआ है। तो करो इसको सॉल्व, ठीक है, करो इसको सॉल्व फटाफट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको सॉल्व। ये नोट कर लिया था सभी ने, पक्का ना इसको ये भी मोड मिटा देता हूं मैं क्योंकि मेरे को बोर्ड ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर व्हेन वॉल्यूम सेम, वो हमें क्या पता है कि होता है रो a प्लस रो b अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 4 दे के रखा है, तो देखो 4 दे के रखा है, तो रो a प्लस रो b इज इक्वल टू 4 टू जाए 8, एक कंडीशन मेरे पास ये बन गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ो, 2 रो a रो b अपॉन रो a प्लस रो b व्हेन मास आर सेम, जब मास सेम है तो मेरे पास कितना 3 दे के रखा हुआ है। तो देखो ये तो मेरे पास जो कंडीशन जो बनी है ये है, चलो इसको यहीं से ले लेते हैं, ये कंडीशन दूसरी है आपके पास। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, रो a प्लस रो b आपके पास उसमें पुट कर दो, तो जब आप रो a और जब रो b को जब आप उसमें पुट करोगे तो नीचे मैंने 8 पुट कर दिया इज इक्वल टू 3 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो रो a और रो b की वैल्यू आ गई 4 3 जा 12 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब कंपेयर करो इसको, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके देखो, ऐसी कोई दो डिजिट्स लेनी है जिन दोनों का सम 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, कितना हो सकता है आपके पास, 6 और 2 6 2 12 6 2 12 और 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, तो रो a आपके पास 6 आ गया और रो b आपके पास 2 आ गया, उल्टा भी आ सकता है 2 और 6, फिलहाल आपके पास ऑप्शन में देके रखा हुआ है, ठीक है ना, 6 और 2 का ऑप्शन देके रखा होगा, आप जिसमें लिखो उसमें टिक कर देना 6 और 2 वाले में, चलिए इतना पता है। अच्छा जल्दी फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा अब अगला कौन सा, अगला जो टॉपिक जो है वो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो जिस टाइम पे मैं करवा रहा हूं ना उस टाइम पे आप फटाफट नोट करते रहा करो, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम होता है, ठीक है ना हमारे पास, ठीक है ना, तो हमें सिलेबस ज्यादा कंप्लीट करवाना है, इसलिए फटाफट इसको नोट करते रहा करो, ठीक है। चल गया पता, फटाफट नोट करते रहा करो, ठीक है, क्योंकि ये कोई इतनी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फटाफट मैंने उसमें से एक क्वेश्चन दिया और कर दिए तो आप भी कर सकते थे, ठीक है ना, ये तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता था। अच्छा अगला है आपके पास स्पेसिफिक, देखो चलो मैं थोड़ा ट्रिक से बताता हूं। ऐसा है कि हमने पानी के अंदर रसना मिला दिया, क्या किया हमने, पानी के अंदर रसना मिला दिया, दो फ्लूइड्स लिए थे अगर हमने अभी पानी के अंदर जैसे रसना मिला दिया तो हमको क्या आ गया, स्वाद क्या आ गया हमारे पास, SWWD, ठीक है। अगला टॉपिक यही है स्वाद वाला, कौन सा है, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट या फिर आपके पास क्या होता है, वेट डेंसिटी, ठीक है ना। तो जो स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी की बात करो तो दोनों की दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना, एक उसके घर का नाम है और एक उसके स्कूल का नाम है, ठीक है ना। आगे एक और बच्चा आएगा उसके तीन तीन नाम होंगे, फिलहाल अभी दो याद रखो, इसमें दो नाम है, इसका स्पेसिफिक वेट बोल लो या फिर वेट डेंसिटी बोल लो। इट इज द रेशियो ऑफ, या फिर सिंपली ऐसे याद कर लो, स्पेसिफिक वेट इज द weight of the fluid weight of the fluid per unit volume,
वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास ये कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है ना, इस कंटेनर में कोई ना कोई भार होगा तो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहता है स्पेसिफिक वेट या फिर आपके पास जो वेट डेंसिटी होती है, ठीक है ना, वो क्या है वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो वेट इसका क्या लगेगा mg लगेगा, mg/v। अच्छा अब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, मास को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मास इज इक्वल टू, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास को मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैंने इसे पुट कर दिया, v से v कैंसिल कर दिया तो रो g, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी की ये आपके पास आ गई, ठीक है। अब एक चीज याद रख लेना, अगर एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस फ्लूइड, तो आपने करना क्या है, सिर्फ डेंसिटी को g से मल्टीप्लाई कर देना, और g की जो होता है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। g या तो आपके पास g जो है ना आपके पास g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या तो g की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये दो होती है, ठीक है। याद कर लेना इस चीज को, ठीक है ना, अच्छे तरीके से याद कर लेना कि आपने करना क्या है, अगर आपको स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी अगर आपसे पूछ ली है, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक चीज पूछ ली है, तो आपने करना क्या है कि उस फ्लूइड की डेंसिटी को g से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास स्पेसिफिक वेट निकल जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए इतना पता, नोट कर लो फटाफट इसको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब देखो हमें क्या है कि स्वाद आ गया, क्या आ गया, हमें स्वाद आ गया। अब स्वाद आया किसको, सबसे ज्यादा स्वाद किसको आया, आपकी क्लास में एक लड़का बैठा हुआ है उसको आया, उसका नाम क्या है, राहुल सुपरस्टार। क्या बोलेंगे उसको, राहुल सुपरस्टार। चलो कर देता हूं इसको नोट, देखो इसको मैं मिटा दिया। तो देखो हमें स्वाद तो आया, पर सबसे ज्यादा स्वाद किसको आया, सबसे ज्यादा स्वाद आया राहुल, जो कि एक सुपर क्या था, स्टार था, ठीक है ना। और ये हमें बताया किसने, हमारी दीदी जी ने बताया, हमें किसने बताया, हमारी दीदी जी ने बताया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, अगला टॉपिक कौन सा है आपके पास, रिलेटिव डेंसिटी, RELATIV, रिलेटिव डेंसिटी, या फिर आपके पास स्पेसिफिक डेंसिटी, या फिर आपके पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। याद कर लो इन चीज को, ये तीनों की तीनों वर्ड एक ही हैं, ठीक है ना, बस फर्क इसमें आपके पास है नामों का अलग अलग है, एक उसके घर का नाम है, एक उसके स्कूल का नाम है, और एक उसको उसके दोस्त प्यार से बोलते हैं, किसको, रिलेटिव डेंसिटी को। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, बात एक ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है ना। अच्छा तो देखो इसकी जो डेफिनेशन जो है ना वो आपके पास ना रेशियो में आती है। रिलेटिव डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, लिख लो, relative density can be defined as the ratio of density of fluid upon density of water, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ वाटर का ये रिलेशन होता है, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से कंपैरिजन होता है, तभी जो डेंसिटी, जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ना वो एक मासलेस होती है, सॉरी मासलेस नहीं, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी से डेंसिटी डिवाइड हो रही है, तो यूनिट होगी नहीं इसकी। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा कि इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 0.3 देन व्हाट इज द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ दैट दिस, मतलब इस तरीके से पूछा जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या बोला, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 0.3, आगे कोई यूनिट लिखी, कोई यूनिट नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, डेंसिटी से डेंसिटी डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, तो कट हो जाएगी ना सबकी सभी, तो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी आपके पास ये होती है, ठीक है ना। अच्छा अब ये जो चीज है जो आपके पास इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप कुछ क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। पहले एक काम करो, ये चीज नोट कर लो कि डेंसिटी ऑफ द वाटर जो होता है ना वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या डेंसिटी ऑफ द वाटर को केजी में अगर लिखना है तो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ये हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना, मतलब कि क्योंकि देखो एक ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ता है कि इसके रिलेटिव में हम वो चीज देखेंगे कि कितनी आ रही है। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये देखो इसको ना इंपॉर्टेंट साइड में नोट करके लिख लो, ठीक है, IMPT इंपॉर्टेंट, मतलब कि 2 स्टार मार के लिख लो, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है आगे जाकर, ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगा, साइड में गिवन नहीं होगा, आपको याद रखनी पड़ेगी डेंसिटी ऑफ द वाटर होती कितनी है। चल गया इतना पता, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन जो है ना वो नोट करो, ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इन द एयर, दूसरा वेट ऑफ द बॉडी इन द वाटर,
तीसरा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी, या चौथा डेंसिटी ऑफ द बॉडी इन द वाटर। कौन सा हुआ? रिलेटिव डेंसिटी। अरे नाम तो एक ही है, दोनों देखो सॉरी इंसान एक ही है, नाम अलग अलग है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली होती किसकी इक्वल है? तो हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल होती है। क्या पता अगला क्वेश्चन आ जाए स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना, या फिर रिलेटिव डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक ही चीज है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर देखो तो वहां पे आगे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। अब देखो, अब आओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में, अ पीस ऑफ द सॉलिड वेट 120 ग्राम इन द एयर, ठीक है ना, is 80 ग्राम in the water and 60 ग्राम in the liquid। एक चीज याद रखो, रिलेटिव डेंसिटी जो है ना, अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आपको निकालनी है सॉलिड की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास ये बोल के रखा हुआ है व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको सॉलिड की निकालनी है तो आप एक काम करो, दो बक्से बना दो, एक बक्सा नीचे बना दिया, एक बक्सा नीचे बना दिया। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर निकालनी है, ठीक है ना, तो एक बक्सा ऊपर लगा दो और एक बक्सा लगा दो नीचे, ठीक है ना। अब यहां लिखो लॉस, नीचे वाले में लिखो लॉस, ठीक है ना। ऊपर वाले में आप लिखो लॉस रखो ऊपर, या लिखो वाटर, या लिखो वाटर, लॉस, ठीक है, लॉस लिख दिया। अब ऊपर जो है वो आपके पास क्या है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, और ऊपर लिखो लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ये दो आपको डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसी सॉलिड की अगर निकालनी है तो आप क्या लिखेंगे, उस बॉडी का हवा में कितना भार है डिवाइड बाय पानी के अंदर जाते उसने कितना वेट लूज कर दिया, ठीक है ना। ये आपके पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरी आपके पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है ना, वो क्या होती है आपके पास है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। अगर किसी फ्लूइड की निकालनी है तो लॉस ऑफ द फ्लूइड, आपके पास लॉस ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन लॉस ऑफ द वेट इन द वाटर। मतलब कि देखो वो एक सॉलिड है, वो सॉलिड पानी के अंदर गया, ठीक है ना, उस पानी के अंदर जाते उसने कितना वेट लूज किया वो आपके पास फ्लूइड के अंदर होगा, ठीक है ना। फ्लूइड के अंदर जाते कितना किया और उसने वाटर में कितना किया था, ठीक है ना। ये भी इसके पास, ये आपके पास अलग एक दूसरी डेफिनेशन होती है जो कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है कि अ पीस ऑफ द सॉलिड, इसको मैं मिटा देता हूं, A piece of the solid weight 120 ग्राम in the air। मतलब एक आपके पास सॉलिड है, ठीक है ना, उसका वेट जो है ना एयर में वो कितना है 120 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, और वाटर में उसका जो वेट है वाटर में सॉलिड का वेट इन वाटर में इसका वेट है 80 ग्राम, ठीक है ना। और दूसरा लिक्विड में वेट इन लिक्विड उसका है 60 ग्राम, ठीक है ना। तो आपने निकालना क्या है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अगर आपने निकालना है तो वेट इन द एयर उसका कितना था 120 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, लॉस ऑफ वेट इन वाटर, जैसे वो पानी के अंदर गया तो लॉस कितना हुआ, कितने का लॉस हुआ 40 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो 40 नीचे लिख दो, जी से जी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगला रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर आपको फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी है, लॉस ऑफ द वेट इन फ्लूइड, अगर फ्लूइड के अंदर आपके पास कितना होगा, पहले एयर में कितना था, ये था लिक्विड, चाबी काली साली चाहिए क्या, नहीं चाबी चाहिए, इधर आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है आपके पास लॉस और देखो लॉस कितना हुआ है, जैसे वो फ्लूइड के अंदर गया, जैसे फ्लूइड के अंदर मतलब लिक्विड के अंदर जैसे वो गया तो उसने कितना लॉस किया 20 में से 120 माइनस 60, ठीक है ना। अच्छा, लॉस इन वाटर में कितना लॉस किया था 120 माइनस 40, ठीक है ना, 120 माइनस 80। तो देखो ये कितना आ गया आपके पास 60 अपॉन 40, तो जैसे आपने इसको कट किया 3/2 आ गया।
तो ऑप्शन कौन सा आपके पास दिखा रहा है इसमें? सी वाला ऑप्शन दिखा रहा है कि नहीं? 3 और 2। तो आप देखो रिलेटिव डेंसिटी का देखो वो तो याद रखोगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालने के लिए काम आएगा आपके, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बस ये काम करो, इस डायग्राम को याद कर लो। इस डायग्राम को याद करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? बस इस डायग्राम को, ये छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने डब्बे वाला, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब जो अगला जो आपके पास जो टॉपिक जो है वो आपके पास है, टॉपिक तो क्या है? एक काम करो, एक क्वेश्चन और लिखो, ठीक है ना? द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज the relative density of the fluid is 0.8. The relative density of the fluid is 0.8. What is the absolute density of that fluid in gram per centimeter cube and kg per meter cube? इन दोनों में आपको वो निकालनी है, ठीक है ना? तो देखो रिलेटिव डेंसिटी आपके पास देके रखी हुई है कितनी? रिलेटिव डेंसिटी आपके पास देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 0.8 देके रखी हुई है। बोला क्या हुआ है? रिलेटिव डेंसिटी आपको क्या निकालना है? एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपको क्या करनी है? निकालनी है, एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालनी है फ्लूइड की, ठीक है? तो एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यही आपके पास क्या होती है? ये जो फ्लूइड की जो डेंसिटी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है ना? तो निकाल लो, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास 0.8 देके रखी हुई है। वाटर की डेंसिटी हमें क्या पता है? 1 होती है ग्राम में, ठीक है ना? वैसे अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, अगर मेरे को केजी में अगर निकालनी है तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहां पे मेरे पास कितना आ गया? 800 केजी पर मीटर क्यूब, और यहां से मेरे पास कितना आएगा? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मेरे पास दो तरीके से निकल गई, ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मेरे पास कितने तरीके से निकलेगी? दो तरीके से निकलेगी। एक निकलेगी केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से, और एक मेरे पास निकलेगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। चल गया इतना पता? पक्का ना? ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो, ठीक है? नोट डाउन करो फटाफट। मेरे को पता है कि आपने अभी मैंने उससे पहले बताया था कि आप नोट डाउन करने में एक्सपर्ट हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है ना? तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है आपके पास प्रेशर। क्या आपके पास? प्रेशर। देखो PRESSURE, प्रेशर। अभी मैंने बताया था कि प्रेशर किस केस में होता है आपके पास? फ्लूइड के केसेस में, और सॉलिड के केसेस में क्या होता है? फोर्स। फ्लूइड के केसेस में होता है डेंसिटी, और सॉलिड के केस में होता है मास, ठीक है ना? अच्छा, प्रेशर क्या होता है? इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? फ्लूइड के केसेस में आपके पास जो प्रेशर जो होगा ना, देखो ये जो इसकी जो यूनिट जो होती है, यूनिट जो इसकी होती है वो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? इसको हम पास्कल से डिनोट भी करते हैं, ठीक है? पास्कल से होती है, ठीक है ना? यूनिट दो चीजें याद रख लो। 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वो 1 बार का जो प्रेशर जो होता है ना वो होता है 1.01 * 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सर क्या लिखवा रहे हो सर? ये क्या है? अरे याद कर लो, इनको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? 1 एटीएम और 10⁻1 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो इसके बराबर होता है, 1 बार जो होता है ना वो इसके बराबर होता है। ये याद करना पड़ेगा आपको। याद नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके, ठीक है ना? तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो प्रेशर जो होता है ना आपके पास, तो प्रेशर इज इक्वल टू, इसको आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है ना? ये जो एरिया जो है ये आपके पास क्या है? पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये आपके पास क्या है? पर यूनिट एरिया है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसके बाद आपके पास देखो यूनिट ऑफ द प्रेशर बता दिया, एटीएम, हां ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो आपके पास 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी होता है। बोले सर ये क्या मतलब हुआ? बोले देखो एक मरकरी होती है, पता ना मरकरी क्या होता है? Hg जिसको डिनोट करते हैं, क्या होता है मरकरी? अरे जो एक इकलौता फ्लूइड, इकलौता मेटल जो कि फ्लूइड स्टेट में रखा हुआ है, मरकरी, Hg, ठीक है ना? 76 सेंटीमीटर ऑफ द Hg, मतलब कि अच्छा चलो वो कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा, वो अब मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू
10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ द एचजी, ठीक है ना। देखो जो 1 बार जो है ना उसको 1.01 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है, बार जो होता है ना ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है, और जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो होता है आपके पास बीच का, मतलब कि बीच का मतलब कि वो इतना एग्जैक्टली नहीं होता, ठीक है ना। 1 बार होता है आपके पास एग्जैक्टली, इसलिए 1.0 इसको भी हम वैसे लिख सकता था, पर इसको हम एप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड कॉलम, अगर आपके पास अगर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड कॉलम की अगर मैं बात करूं, देखो प्रेशर मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब देखो मैं अगर पानी के नीचे जाऊं, अभी 2 मीटर खड़ा हूं, ठीक है ना, पानी के नीचे जाऊं जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा मेरी बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो जाएगी। मतलब होता क्या है कि देखो कि एक टाइम तक जब ऊपर हम स्विमिंग पूल के ऊपर जब तैर रहे होते हैं तब तो बड़ा मजा आता है, बड़ा थोड़ा सा डूब गए, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ चले गए तब भी मजा आ रहा है। पर अगर स्विमिंग पूल बहुत ज्यादा गहरा हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गहरा, नीचे तो बहुत नीचे, और अगर आप नीचे जा रहे जाते तो होगा क्या कि आपके ऊपर बहुत सारा फ्लूइड आ रहा है फ्लूइड आ रहा है, मतलब वाटर आ रहा है, तो वो जो फ्लूइड जो होगा ना वो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या करेगा? एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और वो प्रेशर इतना खतरनाक प्रेशर होगा कि जो कि आपको कंप्रेस करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है ना। इसलिए जो सी डाइवर्स जो होते हैं ना वो एक स्पेशल सूट पहन करके नीचे जाते हैं ताकि उनको कंप्रेशन जो है ना पानी का ना लगे, ठीक है ना। वो जो कंप्रेशन जो होता है ना वो किसके क्रिएट किसके, देखो जैसे मैं एक और बताता हूं, सबमरीन जो होती है ना, सबमरीन्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें कंप्रेशन ना हो, जितना भी आपके पास जो फ्लूइड आ रहा है वो सारा जो है वो उसको झेल ले, ठीक है ना। उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इससे सबमरीन बहुत नीचे जाती है, ठीक है ना। कभी-कभी ऐसा होता है कि सबमरीन नीचे से मतलब सबमरीन नीचे से डिजाइन की जाती है, पर छोटी-छोटी जो सबमरीन होती है ना वो कभी-कभी फॉल्ट क्रिएट कर देती हैं और नीचे जाकर के वो ब्रस्ट हो जाती है, बस मतलब कि कंप्रेस हो जाती है, पिचक जाती है, ठीक है ना। वो क्यों पिचकती हैं? क्योंकि एक नीचे जाते-जाते एक प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो वही हमारा अगला टॉपिक है, प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम, ठीक है। अच्छा इसको मैं बता देता हूं, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम जो होता है हमारे पास है वो होता है, ये देखो, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास ये है एक बाल्टी, मैं ये बाल्टी बनाता रहूंगा इसमें क्योंकि फ्लूइड में ये बाल्टी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मान लो कि h हाइट के ऊपर मैंने इसके अंदर पानी डाल के रखा हुआ है, ठीक है ना। किसी ने मेरे को ये बोल दिया कि सर ए के ऊपर प्रेशर निकाल के बताओ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या बताया हाइट के हिसाब से प्रेशर बदलता है, ठीक है ना। ऊपर तो ज्यादा प्रेशर होगा नहीं पर नीचे जाके प्रेशर होगा। आपको पता है कि अगर मैं ओपन कंटेनर रखा हुआ है तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा जिसको हम क्या बोलते हैं पी नॉट से इसको डिनोट करते हैं, और एटमॉस्फेरिक की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है 1.01 into 10 is to power, मैं लिख देता हूं 1.01 into 10 is to power 5 पास्कल्स, जो कि मैंने आपको बताया था 1 बार के बराबर होता है, ठीक है ना। और पास्कल्स को हम क्या लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है ना। दो इसकी यूनिट्स मतलब इसको इस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखो, मेरे को प्रेशर एट द ए निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर एट द ए जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा पी नॉट, ऊपर का प्रेशर तो लग ही रहा है, साथ में रो जी एच। तो सर ये क्या चीज है? ये चीज है सही करना लिख दिया। रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है ये वाली प्लेट। चल गया इतना पता। तो प्रेशर एट द ए जो आने वाला है वो आपके पास क्या आएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। चल गया इतना पता, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास यहां पे प्रेशर क्या बनेगा रो जी एच। अच्छा अब मान लो कि इसी कंटेनर को मैंने एक बॉक्स के अंदर कंटेन करके रख दिया, ठीक है, ठीक है, और मैंने यहां पे क्रिएट कर दिया वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब मेरे को बोला कि प्रेशर एट द ए निकालो, तो प्रेशर एट द ए क्या होगा रो जी एच होगा, अगर ये एच हाइट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे पी नॉट नहीं लगेगा, क्यों रखा हुआ है वैक्यूम, और जब वैक्यूम जब होता है तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता नहीं है। चलेगा इतना पता पक्का, हर किसी को जान लेना पता। तो इस तरीके से इसको नोट डाउन करो फटाफट, ठीक है। अब प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम जो है आपके पास है, देखो इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन जो आप देखो, इसकी जो एक आराम से जो इसकी जो डेरिवेशन जो है ना वो भी करवाया था हमें। क्या तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अच्छा जो फ्लूइड कॉलम जो है, जो यहाँ पे जो फ्लूइड कॉलम जो है आपके पास, वो नीचे की तरफ एक mg फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ mg लिख सकता हूँ, mg अपॉन a। मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ ga, और वॉल्यूम को क्या मैं लिख सकता हूँ एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूँ g इनटू a, ठीक है ना। तो लेंथ यहाँ पे कितनी है h ही तो है a, तो a से a कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया रो जी एच, ठीक है ना। तो ये मेरे पास प्रेशर आया है, ठीक है। यहाँ से डेरिवेशन बन गई
मैंने फिलहाल आपको ये डायरेक्टली करवा दी रो जी एच का, ये जो रो जी एच करवा दी, ये जो रो जी एच मैंने आपको डायरेक्टली करवाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन का तो ऐसे ज्यादा काम है नहीं, ठीक है ना। फिलहाल आपका काम सिर्फ क्या है, इस वैल्यू को याद रखना, रो जी एच, जो कि एक इससे आपके पास जो हाइट के हिसाब से जो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। और रो के आपके पास लिख लेना साइड में, रो जो है आपके पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच के आपके पास हाइट है। और मैं बार-बार आपको बता चुका हूं, इससे पहले ही मैंने बताया था कि जी जो होता है ना स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, कौन सी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, ये होता है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम कभी भी कंसीडर कर लेते हैं। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। ये दो वैल्यूज होती है, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, अब बात ऐसी है कि ये तो मैंने इसका बता दिया, ठीक है। नोट डाउन कर लिया इसको, पक्का ना, नोट डाउन कर लिया, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मैं सी लेवल को, अब देखो इसको पढ़ने के बाद मेरे को बड़ा आनंद आया, मैंने बोला लो अब मैंने ना प्रेशर निकालना है बस, अब तो मैं पानी के अंदर जाऊंगा और प्रेशर निकालूंगा, बैरोमीटर लेके मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर के जाऊंगा और वहां पर निकालूंगा मैं प्रेशर, ये कितना प्रेशर आ रहा है। तो हम चलेंगे समुद्र की तरफ, कहां चलेंगे हम, समुद्र की तरफ चलेंगे। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। तो हम चलेंगे समुद्र की तरफ, ठीक है। और समुद्र की तरफ जाते ही हमने क्या किया कि प्रेशर नापना स्टार्ट कर दिया। कहां से? प्रेशर नापना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो, ये है मान लो कि ओशन का सरफेस है और यहाँ पे पानी ही पानी है, यहाँ के पास पानी ही पानी है, वाटर ही वाटर, क्या आपके पास वाटर ही वाटर, वाटर इज वाटर, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा, हाँ ठीक है सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। मैंने बोल दिया कि हाइट h के ऊपर प्रेशर निकालो, क्या निकालो, हाइट h के ऊपर प्रेशर निकालो। तो a के ऊपर मैंने प्रेशर निकालना है Pa, तो ये आपके पास आएगा P0 प्लस रो जी एच। बोला हाँ जी सर, ये तो याद है हमको, क्यों, क्योंकि P0 भी लग रहा है और हाइट h भी है। हाइट आपके पास क्या है, h आपके पास हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो तो ये लगेगा, बोला हाँ सर ये लगेगा। तो ऊपर लगने वाला प्रेशर, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और नीचे लगने वाला जो प्रेशर जो है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम, एब्सोल्यूट प्रेशर। और इनका जो डिफरेंस जो होता है, मतलब कि डेल्टा पी जिसे जो डिनोट करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि Pa माइनस पी नॉट जो होता है हमारे पास, Pa हमारे पास कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी नॉट, इसको कैंसिल किया तो मेरे पास कितना बच गया, रो जी एच, मतलब कि जो हमारे पास ये बना, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर या फिर गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, गेज प्रेशर या फिर कोई गॉज प्रेशर भी बोलता है, चलिए क्या होता है। तो जो बी में जो लगने वाला जो इसका जो डिफरेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर या फिर हम इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, जो कि नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। ऊपर लगने वाला जो प्रेशर जो है वो आपके पास क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन जो है ना वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखें, ठीक है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, the pressure exerted by the atmosphere on the pressure exerted by the atmosphere on the fluid surface, on the earth surface या fluid surface is known as atmospheric pressure। अब लिखो गेज प्रेशर। गेज प्रेशर is the difference of absolute pressure and atmospheric pressure, absolute pressure and the atmospheric pressure। अब absolute pressure की डेफिनेशन लिखो। absolute pressure is the sum of atmospheric pressure and pressure exerted by the fluid column above it, pressure exerted by the fluid column above it, ठीक है। अच्छा, अब इतना पढ़ लिया हमने, तो निकालो मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 1। द गेज प्रेशर एट द डेप्थ 50 मीटर इन अ सी लेवल इज, तो 50 मीटर के ऊपर आपको निकालना है, निकाल लोगे आप, नहीं निकाल पाओगे,
क्वेश्चन नंबर 1 सभी देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गेज प्रेशर निकालना है। तो गेज प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है, ठीक है ना। आपके पास यहाँ देखते हो देखना जो हाइट जो है 50 मीटर दे रखी हुई है। अच्छा डेंसिटी कितनी दे रखी हुई है 1025, वो भी किसमें kg पर मीटर की हुआ, और g की वैल्यू 10 दे रखी है। क्या आप निकालोगे, तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू 1025 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 50, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इसमें से निकाल लेना। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब वेल प्रेशर, अब इन अ वेल pressure at the point 10 meter below the surface of the water is, लो ये भी सेम वही है, 10 मीटर बिलो मतलब हाइट दे के रखी हुई है, हाइट दे के रखी हुई है, और इनमें क्या पूछ के रखा हुआ है प्रेशर, प्रेशर टू रो जी एच। अब देखो अब यहाँ पर आपके पास कंसेप्ट आएगा किसका, डेंसिटी ऑफ द वाटर का, जो मैंने आपको बताया था, बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया था। डेंसिटी ऑफ द वाटर मैंने मिटा दिया है। डेंसिटी ऑफ द वाटर इन केजीज में क्या होता है 1000 होता है, और ग्राम में क्या होता है 1 होता है। तो उसमें क्या क्या लगाना आपने 1000 लगाना, ठीक है। इन अ बॉयल प्रेशर एट द 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, तो सरफेस ऑफ द वाटर है, डेंसिटी ऑफ द वाटर पूछ के रखा हुआ ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ो, फटाफट पढ़ो, पढ़ो 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 फटाफट, शाबाश, वेरी गुड, पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ, the pressure at the depth 1/3 of the depth of the lake is equal to the pressure at the depth 1/3, मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, मान लो कि हमारे पास ये देके रखा हुआ है, फ्लूइड का सरफेस देके रखा हुआ है, और एक हाइट है आपके पास, कितनी है h इसकी हाइट है, ठीक है। अब इसने बोल के रखा हुआ है the pressure at the depth 1/3 of the depth of the, मतलब कि आपके पास 1/3 of the height, आपके पास कितनी देके रखी हुई है, आपके पास जो आपके पास 1/3 of the depth of the lake is equal to the half of the pressure at the bottom, मतलब कि प्रेशर एट द बॉटम आपके पास क्या होगा, आपके पास प्रेशर एट द ए, चलो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। ये मान लो ए पॉइंट है, ये आपके पास है ओ पॉइंट है, और ये आपके पास क्या है बी पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास डेप्थ कितनी दे रखी हुई है 1/2/3, ये ऊपर वाली 1/3 दे रखी हुई है, नीचे कितनी दे रखी हुई है, ठीक है ना। ये बोल रहा है प्रेशर एट द बी इज the pressure at the depth 1/3 of the depth of the lake is equal to the half of the pressure at the bottom, ठीक है ना, half of the pressure at the bottom, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना आएगा आपके पास, रो जी एच बाय 3, ठीक है, रो जी एच बाय 3 है, ठीक है ना, प्लस प्लस पी नॉट भी तो आएगा, पी नॉट भी आएगा, तो ऊपर से पी नॉट भी लगेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अच्छा प्रेशर एट द बी, प्रेशर एट द ए, प्रेशर एट द ए कितना होगा P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है ना। अच्छा इसमें आपको निकालना है, इसमें आपको निकालना है if the height of the water barometer is 10 meter then the depth of the lake is, अगर हाइट है कितनी है तो चलो पहले ये इसको निकाल लेते हैं। ये आपके पास आएगा रो जी एच डिवाइड बाय 3 प्लस पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट डिवाइड बाय 2, पी नॉट डिवाइड बाय 2 प्लस रो जी एच बाय 2, ठीक है ना। एक काम करते हैं इसको भी 3 से कर देते हैं, तो ये सारा का सारा 3 के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अभी आ गया मतलब रो जी एच प्लस 3 पी नॉट डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच डिवाइड बाय 2, तो ऊपर लेके चले जाओ इसको, ठीक है। जैसे आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2 रो जी एच प्लस 3 2 6 पी नॉट इज इक्वल टू 3 पी नॉट प्लस 3 रो जी एच, ठीक है ना। अच्छा अब एक काम करो, इसको इंटरचेंज कर दो। जैसे आपने इसको इंटरचेंज किया तो ये आएगा आपके पास 3 इस तरफ चला गया, 2 इस तरफ चला गया, तो बनेगा 6 पी नॉट माइनस 3 पी नॉट इज इक्वल टू 3 रो जी एच माइनस 2 रो जी एच। ये आ गया बस 3 पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, तो पी नॉट की वैल्यू आ गई रो जी एच डिवाइड बाय 3। अच्छा पी नॉट की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ द वाटर बैरोमीटर इज 10, एक वाटर बैरोमीटर है, ठीक है। तो वाटर बैरोमीटर है तो आपके पास जो पी नॉट जो आपके पास आने वाला है रो जी एच आएगा, तो वाटर बैरोमीटर की जो आपके पास जो हाइट है इसको हम कंपेयर कर देते हैं, रो जी एच इज इक्वल टू रो जी एच डिवाइड बाय 3, तो डेंसिटी ऑफ द वाटर बैरोमीटर आपके पास आएगा रो जी एच प्रेशर इज इक्वल टू जी जी 3 3 3 3
10 डिवाइड बाय 3 h इज इक्वल टू 30 30 इसका आंसर। हाइट कितना आएगा हमारे पास 30 आएगी, क्योंकि जो ऊपर का जो प्रेशर जो दे रखा हुआ आपके पास कितना दे रखा हुआ है 10, तो आपके पास जो थर्ड का जो आंसर जो आपके पास है आपके पास बी 30 मीटर। 30 मीटर की इसमें क्या आएगी आपके पास हाइट आएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 63 को देखो। क्वेश्चन नंबर 63, the force acting on a window of the area 50 into 50 centimeter of a submarine at a depth of 2000 meter in an ocean interior of which is maintained at the sea level atmospheric pressure is। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। the force acting on the window of the area, एक विंडो है जिसका एरिया इतना गिवन है, ठीक है, of a submarine, एक सबमरीन है, सबमरीन पानी के नीचे रहती है, ठीक है, at depth 2000 meter in an ocean interior of which is maintained at a sea level atmospheric pressure is। तो आपके पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको बस निकालना है, तो आपके पास ओशन इंटीरियर ऑफ which is maintained at the sea level atmospheric pressure। हाँ ठीक है, तो आपका फोर्स निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 आपके पास क्या बोल रहा है कि एक नीचे एक सबमरीन है, ठीक है, ठीक है, ऐसे सबमरीन बना देता है उसको, एक सबमरीन है, तो सबमरीन की यहाँ पे विंडोज हैं, ठीक है ना, कुछ विंडोज हैं आपके पास, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे क्या है विंडोज हैं। अभी जो सबमरीन जो है इसकी जो विंडो जो है ना उसकी जो लेंथ जो है वो 50 है और विड्थ इसकी क्या है 50 है, 50 क्या है आपके पास सेंटीमीटर इसकी है, ठीक है। अच्छा, और वो कितना डेप्थ के ऊपर चल रही है आपके पास 2000 मीटर डेप्थ के नीचे की चल रही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेशर, क्वेश्चन है सॉरी, फोर्स कितनी लग रही होगी इन विंडोज के ऊपर, फोर्स कितनी लग रही होगी। हमें क्या पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया, ये हो गया। इस हाइट के ऊपर जो प्रेशर जो लग रही होगी वो कहता है रो जी एच होता है, ठीक है ना, और रो जी एच की वैल्यू कितना है, रो डेंसिटी कितनी है वाटर की, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में देख रखा हो डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज 10⁻3, ठीक है ना। जी आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 देख रखी हुई है और हाइट आपके पास कितनी है 2000 मीटर है, ठीक है ना। तो आपके पास 2 * 10⁻3 3 9 10 3 6 7 7 3 2 6 7, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका प्रेशर आ गया। अब आपके पास एरिया निकालना है आपने, एक विंडो है ये 50 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, ये आपके पास 50 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, तो एरिया कितना बना आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर आएगा, 2500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास। तो फोर्स हमारे पास कितनी है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर हमारे पास है 2 * 10⁻7 7 मल्टीप्लाई बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, इतना आ गया हमारे पास। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 2 कितने होते हैं 50, 10⁻7 7 + 2 - 4, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10�7 7 8 9 9 में से आपके पास 5, ठीक है ना। अच्छा, तो फोर्स आपके पास यहाँ पर आपके पास कितने दे रखा है 5 * 10⁻, हां ठीक है, लोगा तो इसमें से एक निकालो 5 * 10⁻6 क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूटन, तो फोर्स आपके पास कितनी आ रही है 6 न्यूटन, ये आ गई आपके पास। बस सबमरीन देके रखी हुई है आपके पास, जो सबमरीन है उसकी अलग-अलग विंडोज देके रखी हुई हैं, ये जो विंडोज जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लग ही रहा होगा, ठीक है ना, प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर, और जो प्रेशर जो लग रहा होगा, ठीक है ना, वो आप किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, चल गया इतना पता, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद
क्वेश्चन नंबर 63 हो गया हमारा। तो अब हम देखते हैं आगे का 60 क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? A uniform tapered vessel of the height h whose lower and the upper radius are r and r, एक small r है और एक r है, completely filled with a liquid of density rho. The force that acting on the base of the vessel due to the liquid is, जो बेस के ऊपर जो आपके पास जो फोर्स लग रही होगी वो डिपेंड किस पे करेगी? जो नीचे का जो रेडियस होगा, जो स्मॉल रेडियस होगा ना उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर जो होगा ना वो स्मॉल रेडियस के हिसाब से आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें क्या बोल के रखा हुआ है कि फिगर शो द कंटेनर ऑफ द ऑलिव ऑयल द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ द एच डेप्थ के ऊपर देखो, हाइट अगर सेम है तो एच प्रेशर कितनी होगी? सेम ही होगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपको फोर्स निकालने के लिए बोल के रखा हुआ है, ठीक है ना। एक पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है ना। तो इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 एक हॉरिजॉन्टल पाइप बना के रखी है, इस तरीके की पाइप बना के रखी है, ठीक है ना। और इसकी जो हाइट जो है वो आपके पास कितनी दे रखी हुई है? इसकी हाइट जो आपके पास दे रखी हुई है 10 मीटर की, 10 मीटर की आपके पास हाइट दे रखी हुई है, ठीक है ना। और आपको बोल के रखा है कि यहाँ पे कितनी हम फोर्स लगाएं ताकि ये जो पानी जो है ना बाहर से जो निकल रहा है ये इसको रोक सके। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन दिस एट द पॉइंट टू ड्यू टू द वाटर कूलम दिस, तो कितना होगा? तो फोर्स हम निकालना है, तो हमें क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया होता है, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है आपके पास? रो जी एच होता है इनटू एरिया, ठीक है। क्या और चीज दे रखी हुई है यहाँ पे आपके पास? एरिया भी दे रखा हुआ है। एरिया कितना दे रखा हुआ है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो रो डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी होती है? यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से आपको करना है मीटर, ठीक है। रो इसकी आपके पास आएगी 1000 जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एच ले लो, हाइट कितनी आपके पास 10 मीटर है, और एरिया आपके पास कितना है? 3 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके पास 10 into 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3 10⁻⁻⁴, तो आ गया आपके पास 13 न्यूटन। 13 न्यूटन आपके पास इसका आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, a container show in a figure contain a liquid to the depth h and the density rho, the gauge pressure at the point p is, गेज प्रेशर निकालना है आपके पास। गेज प्रेशर पता ही है, रो जी एच ही होता है, ठीक है ना। उसके हिसाब से ये नीचे h/2 देके रखा हुआ है, ऊपर कितना बनेगा आपके पास? सो ऊपर भी h/2 ही बनेगा, ठीक है ना। तो h/2 के हिसाब से रो जी h/2 आएगा, और बस ये इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है सेम वही है, नीचे एरिया देके रखा हुआ है और रो के हिसाब से रो जी एच के हिसाब से निकालना है, और रो जी एच और फोर्स बोला हुआ है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। देखो, a uniform tapered vessel is filled with a liquid of density, इतना देख रखो है। The force that acting on the base of the vessel due to the liquid is, बेस पे निकालना है, ठीक है ना। तो बेस का जो एरिया जो है वो आपके पास देख रखा है 2 into 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। प्रेशर निकालना है, प्रेशर होता है रो जी एच होता है। अच्छा, डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है? कितनी देख रखी है? 900 देख रखी हुई है। अच्छा, जी हमारे पास कितना देख रखा है? 10 देख रखा हुआ है। हाइट हमारे पास कितनी देख रखी है? 0.4 देख रखी हुई है। बस इससे मल्टीप्लिकेशन दे दो, एरिया से मल्टीप्लिकेशन दे दो, 2 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 17 21 17 क्वेश्चन। अच्छा देखो, 17 क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है कि पानी के अंदर, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन आप खुद कर लो, ठीक है ना, ये कोई इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास 21 क्वेश्चन। तो जो 21 क्वेश्चन जो है आपके पास है, 21 क्वेश्चन आपके पास, जो 21 क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये भी इजी है, ठीक है ना, ये भी थ्योरेटिकली है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके पास 42nd क्वेश्चन देखो, 42nd क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। सेम, a block of the ice floats on the water of the density this in a beaker than level of the liquid when ice completely melts is, एक डेंसिटी देके रखी हुई किसी की, वो मतलब पानी जो है आपके पास वो मतलब पानी क्या है? एक आइस है, वो पानी के अंदर डाल के रखी हुई है। आइस पिघल की तो वाटर लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब उतना का उतना रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 थ्योरेटिकली है, ठीक है, देख लेना इसको। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं अब टाइप 2 में आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर और भी क्वेश्चन होंगे। टाइप 2 के ऊपर आते हैं। देखो, टाइप 2 आपके पास क्या बोलता है? टाइप 2, इसका टाइप 2 मैंने आपको बोला था कि हम समुद्र की सैर पे गए हैं। अब उस समुद्र की सैर में
हमने तीन चीजें ना देख ली वहां पे, एक एब्सोल्यूट प्रेशर देख लिया, एक गेज प्रेशर देख लिया, और एक और देख लिया हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लिया, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स की, कुछ टाइप्स की, टाइप 1, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंटेनर अगर ओपन है तो नीचे लगने वाला प्रेशर कितना होगा, मान लो ये हाइट h के ऊपर है, ठीक है ना। प्रेशर A इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच होता है, ठीक है ना, क्योंकि P नॉट ऊपर से लगेगा, ठीक है ना। अब इसी को अगर मैं ऊपर से क्लोज कर दूं, अगर इसी कंटेनर को मैं ऊपर से अगर क्लोज कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, क्योंकि P नॉट तो लग ही नहीं रहा, अगर P नॉट नहीं लग रहा तो सिर्फ रो जी एच लगेगा, ठीक है ना। तो रो जी एच सिर्फ वहां पर रो जी एच रह जाएगा, ऊपर से मैंने ये क्लोज कर दिया है, कोई किसी को कोई दुख कोई परेशानी तो नहीं है ना, ठीक है। अच्छा अब मान लो कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब को मैंने ऐसे उल्टा रख दिया, ठीक है ना, जैसे टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख दिया और ये मैंने हाइट h पे इसको रखा है, ठीक है ना। और मान लो यहाँ पे मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब वैक्यूम है यहाँ पे, ठीक है ना। अब A पॉइंट के ऊपर प्रेशर एट द A जो आपके पास आएगा रो जी एच आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि वैक्यूम का कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, ठीक है ना। मतलब वैक्यूम के थ्रू कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगता, वैक्यूम वैक्यूम है, कोई वेपर्स प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई वेपर्स प्रेजेंट नहीं है तो कोई वेपर प्रेशर भी नहीं लगेगा। देखो ये जो P नॉट जो होता है ना, ये एक तरीके से वेपर प्रेशर तो होता है, ऊपर किसका, हवा का जो वेपर प्रेशर, ये जो वेपर्स जो प्रेजेंट है उनका जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई है ही नहीं आपके पास, तो ये इसका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो ये आपके पास, अच्छा ये कंडीशन तो होगी जब मैंने इसमें वैक्यूम रख दिया, ठीक है ना। अब एक अगली कंडीशन आपके पास ये आती है कि मान लो कंटेनर ये है और इसकी हाइट आपके पास कितनी है, h है। मान लो इसको a एक्सेलरेशन से हम ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रेशर एट द a निकालना है, प्रेशर एट द a निकालना है। हम इसी कंटेनर को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रेशर एट द a निकालना है, तो प्रेशर एट द a निकालने के लिए देखो, अच्छा a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो एक उसके ऊपर सूडो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रही होगी। आप खुद देखो, आप गाड़ी में बैठे हुए हो, गाड़ी आगे चल रही है तो आपको झटका कहां लगता है, पीछे की तरफ लगता है कि नहीं लगता है। सेम इसके साथ भी होगा, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रही है पर कंटेनर को झटका पीछे की तरफ लगेगा, तो इसकी एक सूडो एक्सेलरेशन कहां होगी, पीछे की तरफ होगी। क्या होगी, सूडो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगी, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन जो है जो अगर पीछे की तरफ अगर होगी तो प्रेशर एट द ए आपके पास जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, फोर्स इनटू एरिया। पहले देखो वो छोड़ो, फोर्स इनटू एरिया क्या है, यहां पे मैं हाइट के हिसाब से रो जी एच तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। साथ में प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया भी तो होता है कि नहीं होता है। अच्छा रो जी एच, यहां पे फोर्स एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है तो फोर्स क्या क्या लग रही होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन ए, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है ना। अच्छा अगला रो जी एच, अच्छा मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं कि नहीं। अच्छा रो जी एच प्लस रो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूं मैं, एरिया से एरिया कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो लेंथ कितनी बची हमारे पास, लेंथ बची हमारे पास h के हिसाब से बची, ठीक है। तो अगर मैं इसी को ऊपर की तरफ नोट करूं तो ये मेरे पास बनेगा रो और h मैंने बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बच गया मेरे पास h प्लस a। तो ये मेरे पास आई एक्सेलरेशन, ये मेरे पास आई प्रेशर एट द a जब जो बॉडी जो है ना ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। चलिए इतना पता। अच्छा अब देखो, अब मान लो कि इसका उल्टा केस ले लिया हमने, उसका उल्टा केस ले लिया कि ये जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ अगर आ रही है, अगर एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ लग रही है तब प्रेशर एट द a क्या होगा, तो माइनस कर दो उसको, किसको, एक्सेलरेशन वाले को माइनस कर दो। तो जब एक्सेलरेशन वाले को जो माइनस करेंगे तो जब आप आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा रो h माइनस a बनेगा, क्या बनेगा h माइनस a। ये तो चल गया पता, कोई परेशानी तो नहीं किसी को, इस तरीके से बनेगा। अब बोले सर ये किस तरीके से है, देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रही है तो सूडो एक्सेलरेशन कहां लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, चल गया इतना पता, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस बनी, अगर एक्सेलरेशन नीचे ऊपर की तरफ जा रही है तो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। एक इसी में एक और अगला केस ये है कि मान लो कि एक कंटेनर है, वो जो कंटेनर है वो कुछ इस तरीके से टिल्टेड है, ठीक है ना, इस तरीके से टिल्टेड है, ठीक है। वो मान लो h हाइट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो सॉरी ये वाला h हाइट नहीं, ये वाली h हाइट, इतनी हाइट के ऊपर वो कंटेनर फिल है, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा है, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बताओ कि प्रेशर एट द a क्या होगा, प्रेशर एट द a, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। तो प्रेशर एट द a क्या होगा, प्रेशर एट द a जो होगा ना यहाँ पे, आप सोचो कितना होगा, रो जी एच बिल्कुल ना, रो जी एच नहीं होगा।
जो प्रेशर एट द ए जो होगा ना वो इसकी वर्टिकल हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी वर्टिकल हाइट है कितनी, इसकी वर्टिकल हाइट है आपके पास कितनी है, मान लो आप ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए हमें निकालना है, तो ए अगर निकालना पड़ेगा तो tan वाला फार्मूला लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा tan वाला फार्मूला लगेगा ना, इसमें हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें होते हैं, साइन वाले में। तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है a और हाइपोटेन्यूज कितनी है h, तो a की वैल्यू कितनी आई h sin थीटा, h sin थीटा, ठीक है ना, a की वैल्यू h sin थीटा है। तो प्रेशर एट द a क्या बनेगा, रो g h sin थीटा, ये है आपके पास। और थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना, क्या पता चले 30 डिग्री गिवन हो, 40 डिग्री की, 45 डिग्री गिवन हो, और अगर मान लो कि इनके अलावा कोई दूसरी डिग्री गिवन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 47 डिग्री अगर गिवन है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से sin थीटा का जो आपके पास जो sin थीटा की जो वैल्यू है ना वो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड होगी, ठीक है ना, मतलब sin 47 डिग्री की वैल्यू भी प्रोवाइड होगी, आपको उसी हिसाब से करना है। चल गया इतना पता, ठीक है। अच्छा आप टाइप 2 की तरफ जाते हैं, इधर नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। अच्छा अब टाइप 2 की तरफ जाते हैं। टाइप 2 हमें क्या बोलता है, टाइप 2 हमें बोलता है कि टाइप 2 का जो टॉपिक जो है ना वो है आपके पास से, टॉपिक तो क्या है, एक छोटी सी जो चीज है वो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब बोलो सर ये क्या चीज होती है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी हाइड्रोलिक चीज, सेकंड, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक्स से हमें ये मतलब पता चलता है, हाइड्रो मतलब कि पानी, स्टैटिक मींस जो कि रुका हुआ है, और पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक ऐसी अजीब सी चीज जो कि हमें अजीब सी दिख रही है पर एक्चुअली वो एग्जिस्ट करती है, मतलब कि हमें अनरियल लग रही है वो चीज बट वो है, और ओरिजिनली उसका जो एग्जिस्टेंस है ना वो ट्रू है, हमें फॉल्स लग रहा है पर वो ट्रू है, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये है, ठीक है ना। अब देखो मान लो कि मैंने ये कंटेनर लिया, ठीक है ना, फिर मान लो कि मैंने एक ये कंटेनर लिया, एक आपके पास ये वाला कंटेनर लिया, एक कंटेनर मैंने ये वाला लिया, ठीक है। मान लो मैंने इसके अंदर फ्लूइड फिल कर दिया, फ्लूइड फिल कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके अंदर फ्लूइड फिल किया तो मैंने मान लो कि वो यहां तक फिल किया, यहां तक मैंने इसमें फ्लूइड फिल किया। तो मुझे ये बताओ कि कोई भी एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है, डी है, ठीक है। चार पॉइंट यहां पे मैंने बना दिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ए बी सी और डी पॉइंट में से प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर लगेगा, किस में लगेगा, फ्लूइड सेम है, फ्लूइड सेम है, वाटर ही है, ठीक है ना, वाटर है, लेवल सभी का सेम है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ए बी सी और डी पॉइंट में से सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे लगने वाला है, सोचो। हाँ आपको ये लग रहा होगा कि बी पॉइंट के ऊपर, पर नहीं, ये गलत है। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट द बी इज इक्वल टू प्रेशर एट द सी इज इक्वल टू प्रेशर एट द डी। अब सर ये कैसे होगा, यही तो मैजिक है, ठीक है ना। सेम हाइट के ऊपर अगर कोई फ्लूइड अगर आपने फिल किया हो तो कंटेनर के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, सेम प्रेशर लगने वाला है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। क्या हुआ कि एक दुकान में एक फैमिली थी, क्या एक जो आरओ जो नहीं होता, जो वाटर फिल्टर होता उसको लेने के लिए, ठीक है ना। एक वाटर फिल्टर जो था ना उसका शेप कुछ ऐसे था, ठीक है ना, कुछ ऐसे था और नीचे नल का लगा हुआ था, ठीक है ना। एक जो आरओ था उसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का था, ठीक है, और नीचे नल का लगा हुआ था, ठीक है। छोड़ो इसको मैं समझता हूँ, ये सीधे है, ठीक है, ये सीधे बना, ठीक है, इस तरीके से बना, ठीक है। तो इसके अंदर पानी फिल है, ठीक है ना, एक इसके अंदर पानी फिल है, ठीक है। इसका प्राइस है 10,000, 10,000, इसका प्राइस है 15,000, ठीक है। इसका 10,000 और उसका 15,000 है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपके पास से जो मम्मी जो है उनको उन्होंने बोला कि मेरे को ये वाला पसंद है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता है, ठीक है ना। जो मम्मी जो होती है वो हमारी कंजर्व करके रखती है पैसों को, ठीक है, तो 10,000 वाला सस्ता है, ठीक है ना। और वो जो लड़का जो था छोटा, उनका जो छोटा सा लड़का, वो तो नहीं मेरे को 15,000 वाला चाहिए। बोले क्यों चाहिए, बोले क्योंकि इसके अंदर पानी ज्यादा आएगा, पानी ज्यादा आएगा तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो मेरा जो गिलास है वो जल्दी फिल हो जाएगा। उसने बोला, बोलो ये वाला तो पापा बोलती ये लॉजिक भी सही है, मम्मी बोलती क्या लॉजिक सही है, ऐसे कैसे लॉजिक सही है, देखो
इन दोनों के नीचे यहाँ पर अगर प्रेशर लग रहा है तो क्या अलग अलग प्रेशर लग रहा होगा? बिल्कुल भी प्रेशर अलग अलग नहीं लग रहा होगा। इसका लगने वाला प्रेशर P1, इसका लगने वाला प्रेशर जो होगा ना, दोनों को दोनों सेम होगा, भले सेम लेवल के ऊपर फिल किए हुए हैं। यही तो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। बोला ऐसा क्यों आया सर? देखो इसको लाइन यहाँ से काटो, यहाँ से एक लाइन काटो, ठीक है ना। यहाँ पे लगने वाला एक प्रेशर, मान लो कि यहाँ पे आपने छेद कर दिया, तो जो प्रेशर से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो F से बाहर निकलेगा। और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो ये इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है उसी का एक अपोजिट फोर्स भी इधर लगेगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, मान लो यहाँ पे मैंने थीटा एंगल रख लिया, यहाँ पे मैंने थीटा एंगल रख लिया, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, F cos थीटा, नीचे बनेगा F sin थीटा, ठीक है ना। इसका क्या बनेगा? F cos थीटा और क्या बनेगा? F sin थीटा। ये दोनों, ये सभी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कहां तक कैंसिल कर देंगे? इस लाइन तक कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो इस लाइन तक अगर तुमने कैंसिल कर दिया तो देखो ये जो शेप है और ये वाली शेप है सेम सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मतलब इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से लगने वाला प्रेशर, ठीक है ना, ये जो वॉल है ये खा जा रही है, ठीक है ना, ये वॉल खा जा रही है। अगर वॉल अगर खा जा रही है तो सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है ना, ये प्रेशर लगाएगा, और वो दोनों में सेम ही आ रहा है। तो देखने वाली बात ये है कि प्रेशर P1 और P2 क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है ना। सेम इन्हीं के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बोलेंगे सर ये वाला जो प्रेशर है ना यहाँ लगने वाला है, ये वाला जो प्रेशर है, ठीक है ना, सेम इसमें भी ये वाला जो लगने वाला प्रेशर है ना और ये वाला जो लगने वाला प्रेशर, ठीक है ना। और इस वाले में यहाँ पे भी कुछ फोर्स लगेगी, ये फोर्स लगेगी, तो ये वाला यहाँ तक और ये वाला यहाँ तक, ठीक है ना, ये सेम होगा, ठीक है। और बाकी जो है वो आपके पास बैलेंस हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो देखा जाए तो प्रेशर PA, PB, PC और PD आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम क्या? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है ना। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर। लिख दो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इन हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स we can say that the pressure applied on any same base of different containers with different shapes are same। वो सभी क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। सर नीचे लगने वाला जो प्रेशर जो होगा आपके पास क्या होगा? आपके पास सेम होगा, ठीक है। अच्छा तीसरा, सेम फ्लूइड एट सेम हाइट हैव सेम प्रेशर। नीचे एक नोट में लिख लो, सेम फ्लूइड एट सेम हाइट हैव सेम प्रेशर, ठीक है ना। और ये लिख देना PA, P1, P2, P3, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो वैसे अभी है नहीं, पर फिलहाल अगला टाइप 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 हमने बात कर ली, टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 तो देखो टाइप 3 जो है ना वो सेम इसी के ऊपर है, बस फर्क ये है कि इस बार हमने डिफरेंट फ्लूइड्स लिए हैं। पहले हमने सेम ही फ्लूइड लिया था, ठीक है ना, एक फ्लूइड ये ले लिया, एक फ्लूइड ये ले लिया। अब इस टाइप पे हम फ्लूइड लेंगे अलग अलग, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि हमने YouTube बना ली, बोले कि सर YouTube, अच्छा YouTube जिसमें गाने सुनने को मिलते हैं। अरे नहीं, ये YouTube दूसरा है, ये YouTube है आपके पास, ये वाला YouTube क्या है आपके पास? ये वाला YouTube, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरफ पहुंचे हम, और मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? मर्करी ले लिया, ठीक है ना। तो मर्करी की जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी कम होगी? क्योंकि मर्करी की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा वो डूबेगा नीचे, अगर वो डूबेगा तो ऊपर वाला तैरेगा, ठीक है ना। तो मर्करी की हाइट कितनी होगी आपके पास? कुछ होगी, मान लो h मान लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपके पास इसकी हाइट मान लो कि h1 है और इसकी हाइट मान लो कि h2 है, किसी भी एक सेम बेस से, ठीक है, किसी एक सेम बेस से, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या बताया, सेम लेवल के ऊपर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? सेम लेवल के ऊपर प्रेशर, मतलब कि PA और जो PB जो है ना वो सेम रहने वाले हैं। मतलब PA और PB आपस में सेम है। अगर PA और PB आपस में सेम है तो रो जी एच, और यहाँ पे भी रो जी एच आएगा, जी से जी कैंसिल हो गया। डेंसिटी ऑफ A, हाइट ऑफ A, डेंसिटी ऑफ B, हाइट ऑफ B, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ द A कितना है हमारे पास? हमको पता है कि डेंसिटी ऑफ द A मतलब कि छोड़ो डेंसिटी ऑफ द A क्या बात करनी है हमें। देखो डेंसिटी ऑफ द वाटर में पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। पर अभी क्यों एप्लीकेट करना है? डेंसिटी ऑफ मर्करी हमारे पास 13.6 * 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है, और ग्राम में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। फिलहाल हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्यों इसको एप्लीकेट करें? सिंपली आप ये मान लो कि डेंसिटी ऑफ द A मल्टीप्लाई बाय हाइट,
इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बीम मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द बीम, ठीक है ना। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आएंगे और देखा जाए तो रो एच जो आएगा आपके पास कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट की होती है, मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी ज्यादा हाइट के ऊपर वो चीज जाएगी, सॉरी जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी कम हाइट वो अचीव करेगी, और जितनी कम हाइट उतनी आपके पास डेंसिटी ज्यादा, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये एक रिलेशन आया, ठीक है ना। तो ये टाइप 3 के ऊपर है और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ मरकरी दे दी, जैसे देखो यहाँ मरकरी दी है, वहां पे आपके पास क्या दिया, वाटर दिया हुआ है। मरकरी की डेंसिटी आपको पता है, वाटर की डेंसिटी आपको पता है। मान लो कि हाइट जो वाटर की दी रखी हुई है कि वो 13 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना। व्हाट इज द हाइट ऑफ H2, ठीक है ना। इस वाले फार्मूले से इसको पुट करो और आंसर पाओ, ठीक है ना। चलिए इतना पता, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोस्टैटिक। देखो हाइड्रोस्टैटिक है ये सब क्या है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बाद ये वाला टॉपिक है टाइप 3 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास चलिए बता आपको। अच्छा अब आपके पास प्रेशर टू मेजरेबल, तो इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड डेंसिटी ऑफ द ऑयल, फाइंड डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ठीक है। फाइंड डेंसिटी ऑफ द ऑयल, जब आपके पास एक U2 आपको दे के रखी हुई है, ठीक है ना, और जो ऑयल जो है वो आपके पास ऊपर है, ठीक है ना। जो ऑयल जो है वो आपके पास ऊपर आ गया और जो वाटर जो है वो आपके पास कहाँ रह गया, नीचे रह गया, ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो पहुंच गई वो 20 सेंटीमीटर की इसकी हाइट पहुंच गई है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की पहुंच गई, ठीक है। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की डेंसिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, तो एक काम करो, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लो, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया। इस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हम क्या करेंगे, रो ऑफ वाटर डेंसिटी प्रेशर डेंसिटी इनटू हाइट ऑफ वाटर, रो ऑफ दूसरा ऑयल, हाइट ऑफ ऑयल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द वाटर ग्राम में कितनी होती है, 1 होती है, और हाइट इसमें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। डेंसिटी ऑफ द ऑयल हमें फाइंड करना, हाइट कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू 15/20, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल आपके पास कितना आएगा, 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए इतना बता, चलो और केजी में निकालना होगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन, अ U2 with both end open, a U2 with both end open to the atmosphere is partially filled with the water, is partially filled with the water. Oil which is immersed with water, partially filled with the water. Oil which is immiscible with water is poured into one side, is poured into one side, poured into one side until it stands at a distance of 10 meter above the water level, until it stands at a distance of 10 millimeter, 10 millimeter above the water level on the other side, on the other side, ठीक है, other side. Meanwhile the water level rise by 65 mm. Meanwhile the water level rise by 65 mm from its original level. The density of the oil is, the density of the oil is, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास ये बोल रहा है कि, क्वेश्चन आपके पास ये बोल रहा है कि मान लो कि हमने एक वाटर लेके रखा था इसमें कंटेनर के अंदर, वाटर लेके रखा था इस कंटेनर, तो जब जिस टाइम वाटर लेके यहाँ पर रखेगा ना सेम हाइट के ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या हमने कि ये जो आपके पास YouTube जो बनाई थी हमने,
ठीक है। शेप थोड़ी सी अलग हो सकती, शेप तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना, बस ये थोड़ा सा लेवल में फर्क आ सकता है। तो देखो किसी टाइम पे इसका जो लेवल जो था, ठीक है ना, इसका जो लेवल था वो कुछ इतना था, कितना था लेवल इसका, इतना इसका लेवल था, इतना इसका लेवल था, इतना लेवल था, ठीक है ना। तो ये कुछ इस लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो ये इतना इतना लेवल होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से हमने एक ऑयल डाल दिया, ठीक है, जैसे ऑयल डाल दिया, तो जैसे हमने ऑयल डाला तो वो ऑयल अपनी जगह लेगा, ठीक है, ऑयल अपनी जगह लेगा, ठीक है, और यहाँ से हमारा वाटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से हमारा क्या होगा, वाटर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये जो वाटर जो है ना वो कहाँ तक राइज किया, 65 mm ऊपर तक राइज कर गया, ठीक है। ठीक है, बोला कि ये आपके पास 65 mm भी बोल के रखा हुआ है, कितना राइज किया है ये आपके पास 65 mm राइज कर दिया है, ठीक है। ये आपके पास कितना 65 mm राइज कर दिया है, और बोला गया कि जहां तक ये राइज किया उसके ऊपर तक ये जो ऑयल जो है ना ये भी 10 mm और ऊपर तक बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां तक ये ऊपर राइज किया तो डेफिनेटली ये भी नीचे तक ही गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो YouTube जो है ना वो सेम है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर पहले ये कितने को, पहले हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर सेम था, जैसे ही ऊपर से ऑयल आया तो ऑयल ने इसको पुश किया, जब ऑयल ने इसको पुश किया तो ये ऊपर की तरफ चला गया, जैसे ऊपर की तरफ गया कितना ऊपर गया 65 mm ऊपर गया। अब ये 65 mm ऊपर जितना गया उतना नीचे भी गया होगा, ठीक है ना, ये तो नीचे भी गया होगा, तो नीचे कितना गया 65 mm, ठीक है ना, इतना हो गया। अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज द फाइंड द ओरिजिनल लेवल ऑफ लेवल, अच्छा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की डेंसिटी फाइंड करो, ठीक है, ऑयल की डेंसिटी यहां पर फाइंड करो, ठीक है। तो देखो एक काम करो, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लो, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया हमने जहां पे ये कट कर रही है दूसरे को, ठीक है। तो देखो अगर ये ऊपर 65 अगर गया होगा तो नीचे भी 65 ही गया होगा, 65 mm ही गया होगा, ठीक है। तो देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एक ले लिया ए, एक ले लिया हमने बी, ठीक है। तो प्रेशर एट द ए और प्रेशर एट द बी सेम होगा, ठीक है। तो प्रेशर एट द ए हमारे पास कितना आएगा रो जी एच, और दूसरा क्या है रो जी एच, जी से जी कैंसिल हो गया। डेंसिटी ऑफ ऑयल, हाइट ऑफ द ऑयल, डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल हमारे पास कितना है वही तो हमें फाइंड करना है। हाइट हमारे पास कितनी है 65 ओवर 65 और 100, मतलब 6 और 12 6 और 12 30 और 40, मतलब ये आपके पास आया 140 मिलीमीटर, ठीक है ना। इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी होती है हमारे पास 1 होती है, ठीक है ना, ग्राम में 1 होती है, और हाइट ऑफ द वाटर कितनी की 65 मतलब कि 130 मिलीमीटर, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल हमारे पास कितनी आई 130 अपॉन 140, ठीक है ना। और ये हमारे पास किस में आई है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 30 डिवाइड बाय 14 अगर करेंगे तो 0.14 7 7 4 27 8 9 8 0.8115, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.8 ग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चल गया इतना पता, ठीक है। और इसी को अगर आप 14 मल्टीप्लाई 999 0.9 अप्रोक्सीमेटली 0.9 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आया ये, क्योंकि देखो ऊपर से हमने बॉल किया था और वो नीचे की तरफ गया, समझ आ गया ना क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपके पास बैरोमीटर का है, किसका आपके पास बैरोमीटर का। तो देखो बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, बैरोमीटर इज अ डिवाइस, अच्छा इसको नोट डाउन कर लिया, मिटा दो उसको, मैं मिटा देता हूं तो साथ साथ में सुनते रहो बैरोमीटर क्या होता है। देखो बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए काम आता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के काम आता है, ठीक है। बोलो सर हम इतनी देर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जान तो चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, कितना होता है सर, सर होता है हमको पता है ना कि वो होता है 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल्स,
ठीक है ना। और दूसरा अगर सिंपलीफाइड टर्म से बोले तो 10 पास्कल या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है ना, मरकरी, ठीक है ना, ये भी होता है। बोला ठीक है, समझ गया आपको आता है, ठीक है ना। पर जो मैंने ये बोला ना 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मरकरी, ठीक है ना, एक्चुअली वो जो चीज जो मैं शुरुआत में बोली थी ना, वो अभी मैं बताने लगा हूं कि आखिर हम उसको मरकरी से डिनोट क्यों करते हैं। देखो बैरोमीटर पहले लिख लो, बैरोमीटर, ठीक है ना। तो बैरोमीटर लिख लो, बैरोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड, बैरोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर the atmospheric which is used to measure the atmospheric pressure, atmospheric pressure नापने के लिए ये क्या आता है, काम आता है, ठीक है। तो अब देखो, तो बैरोमीटर जो है वो कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है, ठीक है ना। ये मान लो कि हमने कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या फिल कर दी, Hg मतलब मरकरी, MERCURY, ठीक है ना, मरकरी हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। अब जो मरकरी जो हमने इसके अंदर डाली है, ठीक है ना, आगे मरकरी हमने क्यों चूज की, इसका भी मैं थोड़ा देर में आंसर देता हूं, पहले ये समझो। कंटेनर के अंदर हमने मरकरी डाल दी, अब इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब डाली, इसके अंदर क्या किया, टेस्ट ट्यूब डाली, और उस टेस्ट ट्यूब को कुछ इस तरीके से फिल किया कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मरकरी आ चुकी है। अब उसको उल्टा रख दिया हमने, उसी टेस्ट ट्यूब को हमने क्या किया, उल्टा रख दिया। तो टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके से आएगी, अगर टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके से आएगी तो टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये जो मरकरी जो लेवल होगा ना वो थोड़ा सा राइज कर जाएगा, ठीक है ना, राइज कर जाएगा, थोड़ा सा राइज कर दिया, ठीक है। मान लो कि वो h हाइट राइज करना है, ठीक है ना, कितना हाइट राइज कर दिया, h हाइट राइज कर दिया। अच्छा, अब मैंने पॉइंट ले लिया a b और c, 3 पॉइंट मैंने ले लिया। तो अब मुझे बताओ प्रेशर एट a b और c में से प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर होगा, ठीक है। चलो सबसे ज्यादा तो गया, मैं आपसे सिंपल ये पूछता हूं, प्रेशर एट a b और c में प्रेशर कितना कितना होगा, क्या ये सभी सेम होंगे, क्या अनइक्वल होंगे, या क्या a b और c क्या सेम प्रेशर के होंगे या फिर अनइक्वल प्रेशर के होंगे। और तो बोलूंगा सर अनइक्वल, अरे अनइक्वल के कैसे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो प्रेशर तो सेम आने वाला है। मतलब भले हाइट के हिसाब से उसमें अलग-अलग कैलकुलेशन आएगी, पर एक सेम लेवल के ऊपर प्रेशर तो सेम आएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर सीधी अगर मैं बात बोलूं कि PA इज इक्वल टू PB आने वाला है, PA और PB सामने एक इक्वल होगा, यहां पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, P0, यहां पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, P0। मरकरी के हिसाब से जो लगेगा वो कितना लगेगा, rho g h लगेगा कि नहीं लगेगा। तो प्रेशर एट द A कितना है आपके पास, P0, ठीक है। B के ऊपर आपके पास क्या है, rho g h, और क्या मैं इसमें P0 ऐड करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि वैक्यूम रखा हुआ ऊपर, ठीक है। तो P0, अच्छा डेंसिटी ऑफ द मरकरी कितना होता है, 13.6 into 10 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये कितनी हाइट तक जाएगा, ये जाएगा 67 into 10 to power -2 मीटर तक जाएगा ये। तो जब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगी 1.01 into 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बन गई, ठीक है। तो इतना ही आता है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी यहाँ ये तभी तो जो बैरोमीटर जो है ना आपके पास वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए ही काम आता है। अब अगर सर ये कहां पर, मतलब कहां पे यूज किया आपने, कहां पे इसकी वैल्यू आई है, सी लेवल के ऊपर, यहां पर नहीं, सी लेवल के ऊपर, क्योंकि सी लेवल के ऊपर ही कैलकुलेशन नापी जाती है। कोई भी जो हाइट होती है वो सी लेवल के थ्रू ही हम उसको डिसाइड करते हैं कि सी लेवल से हमारी हाइट कितनी है। जैसे हमारा हिमाचल, ठीक है, वो भी सी लेवल से उसकी हाइट नापी जाएगी, ठीक है ना। अगर तमिलनाडु है उसकी भी सी लेवल से उसकी हाइट नापी जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी हमने कहां पे नापा, कहां पे, सी लेवल के ऊपर नापा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या था, बैरोमीटर। बैरोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर, लिख लिया ना आपने, बैरोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्वेश्चन आता है सर हमने मरकरी ही क्यों लिया, क्योंकि देखो इसके दो रीजन है। पहला रीजन आपके पास ये है कि मरकरी एक ओपेक सब्सटेंस है। ओपेक सब्सटेंस मतलब कि वो दिखता नहीं, तो मतलब आर पार हम उसके देख नहीं सकते, तो रीडिंग अच्छी आएगी, तो वाटर ले लेंगे तो डगमगा सकते हैं, ठीक है ना, पर फिर भी इसका यही होता है, ठीक है। दूसरा, मरकरी की जो डेंसिटी होती है ना वो ज्यादा होती है, और मैंने कब बताया था जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी हाइट क्या आएगी, कम आएगी। डेंसिटी इसकी ज्यादा है तो ऊपर हाइट कम जाएगी इसकी, और अगर मैंने डेंसिटी अगर कम ले ली होती तो हाइट इसकी कितनी आती, बहुत ऊपर, तभी हम यहाँ पे वाटर नहीं ले सकते। और इसकी हाइट तो बहुत ऊपर तक चली जाएगी, बहुत ऊपर तक जाती है, कम से कम 10 मीटर तक ऊपर पहुंच जाती हो, ठीक है ना, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, और इसका क्या कारण है कि आपके पास, हाँ एक और कारण है इसका कि ये एक डेंस सब्सटेंस है और ये वेपर भी प्रोड्यूस नहीं करता। अब अगर वेपर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो यहाँ जो वैक्यूम जो है ना वो प्योर वैक्यूम बनेगा,
ठीक है ना, वैक्यूम प्योर बनेगा, मतलब कोई भी वेपर्स नहीं होंगे वहां पर, ठीक है। इसलिए वैक्यूम जहां पे प्योर बन रहा है, मतलब जिस सब्सटेंस के थ्रू वैक्यूम प्योर बन रहा है ना, हम उसी सब्सटेंस को लेंगे किसको नापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए। चल गया इतना पता, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन तो क्या है, अगला क्वेश्चन है नहीं, अगला टॉपिक है आपके पास मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर भी सेम वही चीज है, मैनोमीटर, MENOMETER, ठीक है ना, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है ना, दोनों यहाँ पे दोनों बहने बहने हैं, समझ लो, दोनों बहने बहने हैं, ठीक है ना। एक बैरोमीटर एक मैनोमीटर है। फर्क क्या है, जो बैरोमीटर है ना बेसिकली गैसेस के प्रेशर को नापने के लिए काम आता है। बोलो अच्छा गैसेस के प्रेशर, सर हम लोग फ्लूइड के प्रेशर क्यों नाप सकते हैं? अरे नाप सकते हैं, नाप सकते हैं, फ्लूइड के प्रेशर को भी नाप सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फ्लूइड जो है वो भी एक तरीके से इसी कैटेगरी में आता है। जो आपके पास है क्या है, जो फ्लूइड जो फ्लो करता है, गैसेस फ्लो करती है, गैसेस और फ्लूइड सेम सेम ही तो है, ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा है एक है कुछ उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा हो सकता है, एक का वॉल्यूम एक्सपेंशन कम हो सकता है, पर है तो सेम सेम ही है, ठीक है ना, क्योंकि है तो फ्लूइड्स ही ना। तो मैनोमीटर जो है ना वो गैसेस का प्रेशर नापने के लिए काम आता है, इनफैक्ट वो फ्लूइड का प्रेशर भी नाप सकता है, ठीक है ना, पर हम अभी गैस की बात करते हैं। गैस सिलेंडर आपके घर में, ठीक है, एक गैस सिलेंडर रखा हुआ है, इस गैस सिलेंडर के अंदर एयर होगी, हवा होगी, बहुत खतरनाक तरीके से हवा होगी इसके अंदर, ठीक है ना। अब मान लो कि आपने क्या किया कि इसका फ्लूइड का प्रेशर नापना है, ठीक है, तो फ्लूइड का प्रेशर जब आपने नापना है तो आप क्या करेंगे कि एक पाइप लगा देंगे, लगा दी, और इसको हमने YouTube से कनेक्ट कर दिया। बोला सर यहाँ पे भी YouTube आ गया, बोला हाँ बिल्कुल हर जगह YouTube आएगा, ठीक है ना, YouTube आएगा, ठीक है ना, हर जगह YouTube। तो YouTube से क्या यूज किया, ट्रेलर देखने के लिए काम आता है क्या? अरे वो YouTube नहीं, ये वाला YouTube, ठीक है। देखो अब ये जो गैस है वो यहाँ से निकलने की बाहर कोशिश करेगी, ठीक है ना, ठीक है ना, निकल हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वाटर फिल कर देंगे। हमने जैसे इसके अंदर वाटर फिल किया तो वाटर क्या होगा, इसके कुछ लेवल के ऊपर आएगा वाटर, ठीक है। वाटर क्या हुआ, इसकी यहाँ तक ये स्टैंड की, ठीक है, वाटर यहाँ तक आ गया, ठीक है। अभी वाटर जो आ गया ये एक प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर लगाएगा, तो ये कहीं एक जगह पे जाकर के आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी, ये ऊपर से आ गया नीचे से आने वाला, ठीक है, आपस में मिल जाएंगी, यहाँ पे ये मिलेंगी, ठीक है। जहां पे ये मिलेंगी तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर क्या होगा, P ऑफ द गैस, और नीचे से लगने वाला जो प्रेशर होगा वो तो फ्लूइड का प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो A पॉइंट और B पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर जो लगेगा वो सेम ही होगा, मैंने क्या बोला, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जो प्रेशर होता है सेम होता है। तो PA इज इक्वल टू, अगर PB अगर बना तो PA तो आपके पास क्या है, आपके पास P नॉट, मतलब कि P नॉट मतलब कि गैस प्रेशर, गैस का प्रेशर हो गया, और PB जो आपके पास आएगा वो इसका हाइट के थ्रू डिसाइड होगा, इसकी हाइट कितनी होगी आपके पास, जो इसकी हाइट आएगी उसके हिसाब से, मतलब आएगा P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है ना। तो प्रेशर ऑफ द गैस हमारे पास कितना है, P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है ना। तब हम जो गैसेस का प्रेशर है वो हम यहां से नाप सकते हैं। इसके अंदर फ्लूइड का प्रेशर भी नाप लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखो फ्लूइड आता है यहां पर, ठीक है, यहां से हम कोई इमिक्सिबल मतलब कि मिक्स होने वाला फ्लूइड यहां से भेजते हैं, और वो एक लेवल के ऊपर जब आता है, ठीक है ना, तो यहां से हम उसको देखते हैं और उसको नाप लेते हैं, ठीक है ना, कि फ्लूइड का प्रेशर कितना आ रहा है, ये चीज है, ठीक है, तो इसलिए काम आता है। अब बोलोगे सर ठीक है, ये तो अपने पास ऊपर की तरफ आ गया, अगर मान लो कि फ्लूइड अगर हमने ऐसे फिल किया कि ये इसकी जो इसका जो हाइट जो है वो ऊपर तक गई, ठीक है ना, वो नीचे रहेगी, बोला अब क्या करोगे सर, लो अब तो थर्म संकट पड़ गया, अब क्या करेंगे आप, ठीक है ना, अब हाइट ऊपर तक गई नहीं, हाइट जो नीचे तक रहेगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू P नॉट माइनस रो जी एच, माइनस कर देना इसको, ठीक है ना, माइनस हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 में है आपके पास, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस इन द टैंक शोन द डेंसिटी इतनी देके रखी हुई है, ठीक है ना, जैसे कि ये गैस है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर होगा, यहाँ पे इसकी हाइट देके रखी हुई, कितनी हाइट देके रखी हुई है 1 और 1.5, उसके हिसाब से यहाँ पर इस सेम लेवल के ऊपर आपको बताइएगा, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, ठीक है ना, सेम ऐसे ही, और अगर किसी को डाउट हुआ तो मेरे से आके पूछ लेगा, ठीक है ना, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताओ कि मैं मान लो कि 3 कंटेनर दिए हैं, ठीक है, 3 कंटेनर्स दिए हैं, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, और एक कंटेनर आपके पास क्या है, ये है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर के अलग-अलग फ्लूइड फिल किए हैं, जैसे इसका इतना फ्लूइड है, इसका इतना फ्लूइड है, और इसका इतना फ्लूइड है। तो मुझे बताओ कि प्रेशर एट दी ए, बी और सी में से प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा? और सीधी सी बात है, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, बिल्कुल। प्रेशर एट दी ए
is greater than pressure at the C is greater than pressure at the, ठीक है ना, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है चीजें, ठीक है ना, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है चीजें, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या ले सकते हैं हम, pressure due to the accelerating fluid, pressure due to the accelerating fluid, देखो प्रेशर ड्यू टू द एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू द एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। अब देखो एक्सेलरेशन पे आ चुके हैं, आ चुकी है बॉडी,